हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। बचा हुआ सेक्शन हमारा सेक्शन 55 का हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था विक्रेता के अधिकार और दायित्व, और सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले थे क्रेता के अधिकार और दायित्व। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो क्रेता है उसके अधिकार क्या होंगे और उसके दायित्व क्या होंगे। अगर आपने विक्रेता के अधिकार दायित्व नहीं देखे तो आप पिछली वीडियो में जाके इसका चेक कर सकते हो, जिसमें आपको विक्रेता के अधिकार और दायित्व मिल जाएंगे। आज हम क्योंकि चैप्टर वो सेक्शन बड़ा है इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। क्रेता के अधिकार और दायित्व क्या होंगे वो आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्रेता के अधिकार और दायित्व पे। सब सेक्शन 5 है जो बात करता है क्रेता वाद्य है, यानी कि क्रेता की जिम्मेदारियाँ बनती हैं। तो क्रेता की जिम्मेदारियाँ क्या बनती हैं उन पर बात कर लेते हैं। ए, अगर क्रेता ऐसी कोई जानकारी पता है जो संपत्ति की कीमत को या फिर विक्रेता के हितों को प्रभावित करती हो और उसे लगता है कि विक्रेता इस जानकारी से अनजान है, तो क्रेता को यह जानकारी विक्रेता को देनी चाहिए। यदि अगर उसने वो बात बता दी तो जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो बढ़ जाएगी या फिर उसके हितों को प्रभावित हो सकते हैं, तो ये सब उसको पता है लेकिन विक्रेता को नहीं पता। तो इस केसेस में इसको ऐसी जानकारी देनी होगी किसको? विक्रेता को, क्रेता को। यह जानकारी संपत्ति के मूल्य को बढ़ा सकती है, इसलिए इसका खुलासा ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसेक्शन 5 का बी वाला चलते हैं। बी वाला कहता है कि क्रेता को, खरीदने वाले को, विक्रेता या फिर जिस व्यक्ति को विक्रेता डायरेक्शन देता है उस व्यक्ति को उसे तय समय और तय स्थान पर संपत्ति की पूरी कीमत चुकानी होगी। अगर संपत्ति किसी कर्ज या फिर बंधक से मुक्त होती है तो क्रेता उस कर्ज की रकम को काटकर बाकी पैसा दे सकता है। कौन दे सकता है? अगर संपत्ति किसी कर्ज या बंधक से मुक्त होती है तो क्रेता, ठीक है, उस रकम को काटकर बाकी पैसा दे सकता है। काटी गई रकम सीधे उन लोगों को दी जानी चाहिए जिन्हें वह कर्ज चुकाना है, यानी कि विक्रेता को जिन व्यक्तियों को वो बंधक या कर्ज का ऋण देना है उस व्यक्ति को डायरेक्ट चुका दिया जाएगा। उस केसेस में उसको जो पेमेंट है वो काट कर उस स्थान पर और उस समय पर दिया जाएगा, जो हमने विक्रेता के केस में भी पढ़ा था, वही सेम है। सबसेक्शन 5 का सी, इसमें बात की गई है कि जब संपत्ति का मालिकाना हक क्रेता के पास आ जाता है, यानी कि जब प्रॉपर्टी का जो मालिकाना ओनरशिप है क्रेता के पास आ जाती है, तो अगर कोई नुकसान होता है, कोई क्षति प्रॉपर्टी को होती है, मूल्य में कोई गिरावट होती है, तो विक्रेता द्वारा नहीं, इस एक थोड़ा अंडरलाइन कर लेना कि ये जो डैमेज हो रहा है वो किसी विक्रेता के कारण से नहीं होना चाहिए, तो उसकी जिम्मेदारी क्रेता की होती है। उस केसेस में जिम्मेदारी क्रेता की बनेगी। अगर इसने कुछ उंगली ये सब नौटंकी इसने नहीं की होगी तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप डायरेक्ट सामने वाले के पास आ चुकी है, तो उसके केसेस में अब भी कोई नुकसान होगा तो वो तुम्हारा थोड़ी बनेगा, फिर उनको क्रेता का बनेगा वो सब। डी वाला है, डी में बताया गया है जब संपत्ति का मालिकाना हक क्रेता को मिल जाता है, क्रेता के पास आ गया है ओनरशिप, तो संपत्ति से जुड़े सभी सार्वजनिक कर, पब्लिक टैक्स वगैरह हो गया, रेंट वगैरह हो गया, बकाया कर्ज हो गया, जिस पर संपत्ति बेची गई थी का भुगतान क्रेता को करना होगा। साथ ही इन कर्जों पर भविष्य में जो ब्याज लगेगा वह भी क्रेता की जिम्मेदारी बनती है। जिस दिन से ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद जितना भी ये नौटंकी होती है, ये सब जिम्मेदारियाँ क्रेता की बनती हैं, उनको पे करना पड़ेगा। ये था हमारा क्रेता बाध्य है, क्रेता की जिम्मेदारियाँ बनती हैं विक्रेता के प्रति। ये 4 पॉइंट हैं, ये क्लियर करना है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि जो क्रेता है, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसके कुछ अधिकार भी बनेंगे, और वो अधिकार किस प्रकार से होंगे। अगर ये वाला है, अगर संपत्ति का मालिकाना हक खरीदार यानी कि क्रेता को मिल गया है तो संपत्ति में कोई विवृद्धि नहीं पता है तो LRC वगैरह पड़ा होगा, लैंड रेवेन्यू, उस केसेस में आपको पता होगा प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो वो कैसे बढ़ती है, तो आप जब LRC पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो जल कटाव के कारण होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभिवृद्धि होती है, उसकी कीमत में वृद्धि होती है, तो उसका लाभ क्रेता को मिलता है क्योंकि ये मालिकाना हक डायरेक्ट सामने वाले के पास आ चुका है। अगर प्रॉपर्टी बढ़ती है या फिर कीमत बढ़ती है तो उसका लाभ किसको मिलेगा? नॉर्मल सी बात है, क्रेता को मिलेगा। साथ ही संपत्ति से होने वाली कोई भी इनकम होता है, किराया होता है, मुनाफा होता है, तो वो सब क्रेता को मिलेगा। से सिंपल था। बी वाला है, अगर क्रेता संपत्ति की डिलीवरी लेने से बिना किसी उचित कारण से मना नहीं करता है तो उस संपत्ति पर अधिकार चार्ज लग जाएगा। यह अधिकार विक्रेता के हित और विक्रेता के से व्युत्पन्न अधिकार का दावा करने वाले सब, यानी कि उत्तराधिकारी व्यक्ति हो गए, के खिलाफ विक्रेता के हक के विस्तार तक जितना उसकी लाइबिलिटी विक्रेता की बनती है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो सामने वाले की प्रॉपर्टी पर चार्ज बन जाएगा। किसकी प्रॉपर्टी पर? विक्रेता की प्रॉपर्टी। अब विक्रेता मर गया है तो उसके उत्तराधिकारियों के ऊपर
ये जितना भी इसने पेमेंट किया था वो चार्ज बन जाएगा, बुक किसी भी समय वसूल कर सकता है। अब इसमें क्या है, यह अधिकार उन पैसों के लिए होगा जो क्रेता ने पहले ही दे दिए हों, विक्रेता को दिए हों, एडवांस दिया हो। ठीक है, इसके अलावा क्रेता को उन पैसों पर लगे ब्याज भी लेने का अधिकार होगा। सिंपल सी बात है, जब पैसे होगा तो ब्याज भी होगा। अगर जब क्रेता संपत्ति को लेने से वैध कारण से मना करता है, किसी वैलिड रीज़न से मना करता है, तो उसे कुछ अतिरिक्त अधिकार मिलते हैं। वो अतिरिक्त अधिकार क्या होंगे, उसे वह एडवांस राशि वापस मिलेगी जो उसने पहले दी हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर क्रेता ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, किसका, इन्फोर्समेंट का, वही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, सामने वाला परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस केसेस में विक्रेता के अनुबंध को पूरा करने के लिए मजबूर करना हो या फिर अनुबंध को समाप्त करने के लिए, तो उसे उस केसेस में मुकदमा का खर्चा भी मिलेगा अगर कोर्ट देने का ऑर्डर देता है तो। ठीक है, तो ये अधिकार थे क्रेता के। अब नेक्स्ट है कि धोखाधड़ी। अगर क्रेता या फिर विक्रेता ने इस धारा के तहत जो सबसेक्शन 1 का ए तात्विक त्रुटि या फिर सबसेक्शन 5 का ए संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी जैसे संपत्ति से जुड़ी जानकारी छिपाई है, तो इसे धोखाधड़ी माना जाएगा। ये सेक्शन था, ये मैंने तोड़ मरोड़ के इजी करके समझाया है। अगर आप इसको नॉर्मली समझना चाहते हो तो आप ट्रांसफ़र वो पढ़ोगे सेक्शन पूरा डायरेक्ट से, तो वहाँ आपका इजी क्लियर हो जाएगा। यही सेक्शन जिसमें क्या डिटेल में दिया गया है, तो वो सब सारा डिटेल में हो जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आ गया इसलिए दिमाग इसमें लगाना मत, डायरेक्ट साथ लेके पढ़ो और इसको जो मैंने पढ़ाया उसको नोट डाउन करके चलो, तो नॉर्मल से क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में था नहीं। तो इसमें विक्रेता के अधिकार और दायित्व और क्रेता के अधिकार और दायित्व हमारे क्लियर होते हैं। इसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी आप समझना चाहते हो। तो हमारा ये विक्रेता और क्रेता के अधिकार और दायित्व यहाँ पे क्लियर होते हैं। धारा हमारा 55 यानी कि सेक्शन 55 यहाँ क्लियर होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मार्शलिंग के बारे में, मार्शलिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये अगर आप समझना चाहते हो तो इसको डायरेक्ट के साथ में पढ़ना, क्योंकि ये मैंने खुद से नोट डाउन करके लिखा है ईजी लैंग्वेज में। डायरेक्ट लैंग्वेज कुछ पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ पॉइंट तो ईजी हैं तो वो नॉर्मल से समझ में आ जाएगा, बाकी क्लियर समझ में नहीं आ गया। इसलिए डायरेक्ट पढ़ो, साथ में इसको भी पढ़ना, तो आपकी जो सब सेक्शन है वो बाकी सारे क्लियर होते जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट कर देना, तो उसका जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।